मित्रों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच BNSS 2023 का चैप्टर 15 जो कि CRPC का चैप्टर 14 रहा है, क्रिमिनल केस के कॉग्निजेंस लेने के संबंध में रहा है। ये जो चैप्टर 15 है, सेक्शन 210 से लेकर के 219 बना, जो कि CRPC में सेक्शन 190 से लेके 199 के बीच में रहा है। यह सेक्शन चैप्टर जो है हम लोगों को बताता है कि कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कॉग्निजेंस क्रिमिनल केस को कॉग्निजेंस लेने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होंगी, इनिशिएशन कैसे क्रिमिनल केस का होगा, कौन सी कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस लेगी। इसका सबसे पहला सेक्शन जो है 210 जो कि 190 रहा है। 190 1 और 2 सब क्लास 1 सब क्लास 2 इस तरीके से इसमें रहा। 190 में केवल इतना ही कहा गया कि कोई भी कंप्लेंट लिखित रूप से परिवार रूप से आवे या पुलिस के माध्यम से आवे, कोर्ट के सामने आएगी तो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसका कॉग्निजेंस लेगी। 190(2) जो बताता है कि जो CGM होगा वो जो है आए हुए मैटर को अपने सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र करने का पावर होगा। यानी कॉग्निजेंस लेने का जो सेक्शन रहा 190 CRPC वो 210 बन गया। कोई भी परिवाद हो या पुलिस केस हो, वो अगर आएगा, चार्जशीट आएगी, कंप्लेंट आएगी तो कॉग्निजेंस कोर्ट को लेने की प्रोसीडिंग बताता है। इसके बाद आता है सेक्शन 211 BNSS जो कि सेक्शन 191 CRPC रहा है कि अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण करना। क्रिमिनल केस आया और मुलजिम का ये रिक्वेस्ट आया कि नहीं साहब ये केस जो है हमारा दूसरे कोर्ट में चलने वाला था, चलने लायक था, तो उसके रिक्वेस्ट पर जो है ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है। संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की कार्यवाही किए जाने पर आपत्ति करता है। अगर मुलजिम का ऑब्जेक्शन आ जाता है तो वो केस जो है ट्रांसफ़र करने के लिए विचार किया जा सकेगा। 151 केवल इतने ही। 191 जो है CRPC का था, 211 इसका हो गया। इसके बाद आता है BNSS का सेक्शन 212 जो कि मामले का जो है ट्रांसफ़र करने की बात इसमें भी है कि इसमें जो है कहा गया कि मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले CGM जो है अगर आया हुआ है, CGM अपने यहाँ जो मुलजिम क्रिमिनल केस होंगे उनको अपने सबऑर्डिनेट के यहाँ ट्रांसफ़र करने का पावर रखता है। विचारण ट्रायल के लिए, इंक्वायरी ट्रायल के लिए अपने अधीनस्थ CGM वगैरह के पास भेज सकता है। 212 BNSS का और 192 CRPC। इसके बाद 213 आता है जो कि 193 CRPC रहा है, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। सेशन न्यायालय कभी भी कोई भी क्रिमिनल केस होगा, मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास आएगा। मजिस्ट्रेट जो है 207 CRPC 208 CRPC का कंप्लायंस करने के बाद, मगर सेशन ट्रायल 200 मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो 207 में सारे पुलिस केस डायरी वगैरह पेपर मुलजिम को दे दिया जाएगा। अगर ट्राइबल बाई सेशन है तो मुलजिम को उसको जो है सारा कॉपी वगैरह देने के बाद 209 CRPC में व्यवस्था थी कमिटल की। इसमें यही बात यहाँ पर आई, इस संहिता द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, यानी कोई एक्ट में लिखा गया है उसके सिवाय अगर कहीं पर व्यवस्थित है तो ठीक है, नहीं तो उसके सिवाय अगर लिखा है तो भी एक्सेप्ट ऑफ दैट हो गया ना। उसके सिवाय कोई न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसको कमिट न कर दिया गया हो। 209 CRPC
का कमिटल का ऑर्डर आने के बाद में ही जो है सेशन कोर्ट अपने यहाँ क्रिमिनल केस के ट्रायल की प्रोसीडिंग आगे प्रोसीड कर सकेगा। 193 CRPC जो थी वो 213 का ये प्रोविज़न एज इट इज़ जो है इसमें समाहित किया गया है। फिर 213 के बाद 214 आता है जो कि CRPC BNSS का 214 है और CRPC का 194 है। इसमें एक सहायक सेशन जज का शब्द आया हुआ था जो कि अब यहाँ से डिलीट हो गया है। अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। अगर सहायक सेशन जो कि 194 CRPC में था वो अब कट गया इसमें ये अपर सेशन न्यायाधीश ADJ वगैरह जो हैं ऐसे मामलों का विचारण करेंगे। इन्हें विचारण के लिए उपखंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है या जिनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आवे या कोई सेशन कोर्ट का ऑर्डर आवे तभी जो है ADJ अपने यहाँ विचारण कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र की बात ये भी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है 195 जो CRPC का था लोक न्याय के संबंध में 215 हो गया। 215 एक क और एक ख है, जैसे कि 195 एक क और एक ख था। इसमें 215 एक क कहें और एक ख कहें, जिसमें कि लोक न्याय की विरुद्ध अपराधों के लिए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों जहां फैब्रिकेशन हो, परजरी फोर्जरी हो, उसके बारे में कागज़ कैसे लिया जाएगा। 195 क में था कि IPC की धारा 172 से लेकर 88 कोई लोक सेवक जो है आदेश देता हो, उसके ड्यूटी में डिस्टर्बेंस किया गया हो, अवरोध उत्पन्न किया गया हो, आदेश की पालना न की गई हो, तो पुलिस जो है अपने तरफ से कंप्लेंट केस मुकदमा जो है कोर्ट में फाइल करती थी। 172, 73, 178, 88 तक पूरा ये दिया हुआ था। पुलिस द्वारा मुकदमा करने की बात थी कि पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा, उसके आर्डर को न मानना, ऐसा कोई मैटर हो तो जो है कोर्ट कागज़ लेगी। अगर लोक सेवक लाकर के शिकायत करता है तब, यदि ऐसे ही अपराध का करने का दुष्प्रेरण हो, षड्यंत्र कर रहा हो, तो भी जो है सारे मुकदमे जो है इसमें 195 क एक था जो कि 215 एक क BNSS का बना, उसमें ये बात आई। फिर एक 295 एक ख जो है, इसमें जो 195 ख है, एक ख है, इसमें जो है कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान फैब्रिकेशन करना, फोर्ज पेपर दाखिल करना, उससे संबंधित रहा है। 471, 476, 463 वगैरह जो IPC के पहले थे, अगर कोई फोर्ज पेपर बना करके कोर्ट में यूज किया गया है और कोर्ट में आनो झूठ बोला गया है, 193 है, 193 से 196 एफिडेविट पर झूठ बोला गया है, परजरी फोर्जरी फैब्रिकेशन कुछ कोर्ट में किया गया है, बाहर कोर्ट के बाहर पेपर बना, कोर्ट में उसका इस्तेमाल कर दिया गया, तो 195 एक ख में कंप्लेंट दर्ज होती है। इंक्वायरी करके कंपिटेंट कोर्ट के पास क्रिमिनल केस ट्रायल करने के लिए वह कोर्ट जो है भेज सकती है। इसमें जो है इंक्वायरी करना न करना उसके डिस्कशन तो होता है, इंक्वायरी कोई आवश्यक नहीं है। इस तरीके से जो 195 एक ख की बात है 340 CRPC से रिलेटेड रहा है कि जो 340 CRPC की एप्लीकेशन फाइल में पड़ती है, अलग से मुकदमा में मिसलेनियस दर्ज होता है, उसी से संबंधित 195 है। 340 रेट पे 195 CRPC हम लोग लिखते थे, वही अब जो है अलग सेक्शन बन गए हैं उनके। फिर अगला आता है 216 BNSS का, जो कि 195 का रहा है कि अगर जो है धमकी इत्यादि देने के मामले में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया है। इसमें जो है अगर कोई मिथ्या साक्ष्य वगैरह झूठ फर्जी
फैब्रिकेशन के लिए, गलत झूठ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कोई धमकी देता है, तो ऐसे केस में भी जो है कोई भी साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति इसमें भारतीय दंड संहिता जो 195 का है, कानून सेक्शन जो बने उनके अधीन, भारतीय न्याय संहिता के अधीन अगर परिवाद दाखिल करने की बात है। अब बात आती है 196 जो CRPC रहा है 217 बेनिफिट बन गया है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए, और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र, राज्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र का जो IPC में 153 का, 295 का, 505, जहाँ पर राज्य विद्रोह है या सामुदायिक वर्ग विशेष के बीच में विद्रोह करना, जहाँ तनाव उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी कोई अगर धाराओं में जहाँ अपराध किए जा रहे हों, उसमें जो है जहाँ पर राज्य देश के लिए खतरा हो, उस संबंधित मुकदमे का इसमें जो है अगर उसका षड्यंत्र की बात भी हो, तो अगर केंद्र इसमें ऐसे मुकदमों का संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। अगर 120B वगैरह षड्यंत्र वगैरह के बारे में भी है, अगर आता है तो DM वगैरह के आर्डर से ही, संस्तुति के बाद ही जो है इसका संज्ञान कोर्ट ले सकेगी। फिर आता है 197 जो CRPC का था, 218 बेनिफिट बना न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। अगर जो है लोक सेवक जो हैं अगर ड्यूटी के दौरान कोई क्राइम करते हैं तो उनको जो है बिना उनके हायर अथॉरिटी के परमिशन के उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन ये जहाँ बलात्संग वगैरह के मामले हैं 376, 354 वगैरह का है, यदि ऐसा कोई क्राइम होता है, 509 है IPC का रहा है, तो अगर वैसे कोई अपराध हुए हैं तो उसमें जो है संज्ञान परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। 166 है, 166A है, B है जो IPC का था कि अगर अपने ड्यूटी राइट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, डिसओबीडियंस कर रहे हैं अपने ड्यूटी का, ये सारे सेक्शन जो है BNSS में भारतीय न्याय संहिता में बदले हुए होंगे, उनके अनुसार अगर वो है तो फिर इसमें भी अगर वो अभियोजन चलाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है 197 जो था, उसके बाद 198 है जो IPC का था, CRPC का था, तो 198 राज्य के विरुद्ध जो है 196 हुआ, और 197 जो पहले CRPC था, जजों को प्रोटेक्शन मिलता था, लोक सेवक के बारे में था। इसके बाद आता है सेक्शन जो है 198, इसमें विवाह से संबंधित था। चैप्टर 20 जो IPC में था कि अगर जो है बाइगैमी वगैरह का कंप्लेन ही केवल दर्ज होगा, उसमें अगर जो है कोई अशक्त महिला है या दूसरा विवाह वगैरह कर लिया गया है, ऐसा कोई 494 वगैरह का FIR की कंप्लेन की बात आती है, उसमें FIR नहीं होता है। यदि वो 18 साल से कम है, कम की उम्र की महिला है, तो वह आने में असमर्थ है, तो उसकी इजाज़त से, मतलब उसके ऑन बिहाफ पे कोई भी दूसरा आदमी कंप्लेंट फाइल कर सकने की, अभियोजन चलाने की बात कही गई 198 में। कुल मिलाकर के 494 वगैरह का जितने भी चैप्टर 22 में जो फैमिली मैटर थे बाइगैमी वगैरह संबंधित, उनके केवल कंप्लेंट दर्ज होने की बात है। फिर इसके बाद आता है मानहानि, इसमें जो है अपराध का संज्ञान 198 का जो है CRPC का था, 198 का CRPC का, इसमें 220 फिर आपका बेनिफिट 220 बन जाता है। 198 का मतलब है 498 को 498A जो नया सेक्शन बना था IPC में है,
कि यहाँ पर फैमिली मैटर हो, उसमें भी दहेज मांग वगैरह के लिए अपराध की बात है, तो उसमें माता भाई बहन वगैरह जो है कंप्लेन करने का जो है अगर आता है तो कॉग्निजेंस लिया जाएगा और अभियोजन शुरू होगा। ये सेक्शन 220 बन गया BNSS का। इसके बाद है 221 BNSS का है अपराध का संज्ञान, जो कि 198 ख है रहा है CRPC का, जहाँ पर मामला आता है 376B जो IPC का था कि इसमें दिया हुआ था 376B के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जहाँ व्यक्तियों का वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने या किए जाने का अपराध गठित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने के पश्चात होने के सिवाय संज्ञान नहीं किया जाएगा। जहाँ पर ये जो हस्बैंड वाइफ की बात है वहाँ 376 रेप जैसी बातें हों, इसमें जो है ये अपराध, इसमें भी वही बात है। नई BNSS में भी यही कहा गया है कि इसके अधीन 67 जो BNS का है वही 376B इसमें दिखा रहा है कि इसमें 67 जो है दिया है भारतीय न्याय संहिता 67 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने या किए जाने का अपराध गठित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय। अगर प्राइमा फेसाई अगर ऐसा ऑफेंस बन रहा है जहां हस्बैंड वाइफ का मैटर हो, जहां रेप जैसी बात हो, अगर प्राइमा फेसाई एविडेंस आ रहे हैं तभी जो है उसका संज्ञान लेने की बात है। कहने का मतलब कि फैमिली मैटर हस्बैंड वाइफ का जो शुरुआत में दिया कि जहाँ चैप्टर 20 IPC रहा है 494, 495, 96, 97, जब सारे मैटर जो है फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच रहे, फिर उसके बाद 198 कांग्रेस की बात कहा, 198 का आया जो उसकी 498 की जो कि वो भी हस्बैंड वाइफ के बारे में, 198B जो CRPC का था 198B। इसी तरीके से इसके सेक्शन बदलते चले गए, 221 आ गया, यहाँ पर 198B में वही कह दिया हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर रेप जैसी कोई बात हो, अगर प्राइमा फेसाई बनता है तो फिर संज्ञान लिया जाएगा। ये 198, 198 का, 198 ख जो कि BNSS का सेक्शन ये 219, 220, 221 बना। इसके बाद अंतिम आता है मानहानि जो है 199 जो CRPC का था, वही सेक्शन जो है 222 BNSS का बन गया। इसमें जो है कंप्लेंट लेने की बात आती, कंप्लेंट अगर आती है इसका जो है इसमें भी परिवाद ही आएगा। अगर 18 साल से कम है, कोई असर तो है, कोई विवाद है, तो उसके तरफ से कोई भी मानहानि जैसे मुकदमे का परिवाद दाखिल कर सकता है। हाँ, लेकिन अब इसमें जो है आ गया है कि भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, संघ राज्य क्षेत्र है, प्रशासक है, संघ किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, अगर ड्यूटी के दौरान रहा है, मानहानि जैसे उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए परिवाद पर, अगर कोई लोक अभियोजक द्वारा मतलब कि सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी शिकायत होती है तो बिना उसको ट्रांसफ़र किए सेशन कोर्ट को सीधे पावर है सुनने का, किसके खिलाफ, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब पदों पर जो मंचासीन हैं, जो ड्यूटी के दौरान रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सीधे मुकदमा सेशन में ही होगा। मानहानि का मुकदमा कुल मिलाकर के सेशन कोर्ट में चलेगा जब इन सब लोगों के संबंध में रहा हो, अदरवाइज तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही संज्ञान इसमें भी लेगी। इस तरीके से संज्ञान लेने वाला चैप्टर रहा है। इसके बारे में मैंने कुछ अध्ययन किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पे आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।